जैसे कि देखा जा रहा है कि जैसे आबादी बढ़ रही है, आने वाले समय में वैसे ही डिमांड भी बढ़ रही है और ये जो महँगाई है, वो भी उन दोनों के बहुत आगे जा रही है। तो एक ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे हम उस महँगाई को भी कंट्रोल कर सकें और लोगों की डिमांड को भी कंट्रोल कर सकें, जिससे आने वाले युवाओं को उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, जो शायद आज के लोग आए दिन कर रहे हैं। मैंने इसमें देखी कई इसमें बातें हैं। एक तो बात ये कि जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो ज़माने में 12 आने किलो में हमारे को शक्कर मिलती थी। अभी 12 आने किलो की शक्कर जो है, अगर सोचेंगे तो हमारे को लोग शेख चिल्ली भी बोलने वाले हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और वही शुगर फैक्ट्री है, कोई नई शुगर फैक्ट्री नहीं बनी। उस ज़माने में भी वही शुगर फैक्ट्री थी और शुगर फैक्ट्री वाले पैसा भी कमाते थे और उसके भीतर से बाकी लोग अपना काम चलाते थे। उसके साथ साथ में जो गेहूँ का जो है, जब अपने जो है 1 किलो का जो है, जब अपने गेहूँ हुआ तो लोग बोलते थे कि बोले बहुत महंगा ही बोले हमारे को। जब PL40 गवर्नमेंट ने साइन किया था और ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ आया था, मगर जो ऑस्ट्रेलिया का जो गेहूँ आया था, जो वो लोग जो जानवरों को खिलाते थे, वो PL40 में हमारे पास में आया। उसको हम लोगों को अपना राशन में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। तो उस ज़माने में भी हम लोगों ने आंदोलन किया कि भाई हमारे को 1 रुपये में 2 किलो गेहूँ मिलता था, आज हमारे को 1 रुपये किलो में गेहूँ क्यों मिल रहा है। तो वहाँ से देखिए कितना फ़र्क आ गया। मगर अभी इसके भीतर से ये है कि कई चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो ये रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे को आबादी हमारी बढ़ गई, 2 से ज़्यादा अगर बच्चे रहते हैं, किसी के भी हो, चाहे बच्चे रहे बच्चियाँ रहे, और उसके भीतर से जब तक कि हम उनको अच्छा एजुकेशन हम नहीं दे पाते कि लोग अपने पैर में खड़े नहीं रहे, तब तक खाली हम बच्चे पैदा करके हम छोड़ देंगे कि सड़क के भीतर से वो लोग इधर से उधर फालतू घूमेंगे। तो जब आदमी के पास से काम नहीं रहेगा तो आदमी का दिमाग, जैसे बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का, तब आदमी बाकी चीज़ें सोचेंगे, काम के बारे में कम सोचेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास एजुकेशन भी रहे और उसके पास स्किल भी रहे। पहले अगर हम देखेंगे गांव में, तो जो लोहार का काम करते थे वो भी वहाँ पर रहता था, जो अपना कारपेंटर काम करते थे वो भी वहाँ पर रहते थे, जो वहाँ पर जो बनकर रहते वो भी वहाँ पर रहते थे, खेत में काम करने वाले लोग भी वहाँ पर रहते थे, साग भाजी उगाने वाले जो लोग हैं, किसानों के साथ में लोग नौकरी भी करते थे। तो बहुत सारे वो पूरा पुराना वो जो सिस्टम था, वो सारा का तो सिस्टम हमने धीरे धीरे चला गया। और इसके भीतर से एक बड़ा कारण यह है कि जो एजुकेशन है, उस ज़माने में एजुकेशन गुरुकुल में होती थी। एक जो गुरु था वो अपने संबंधित सब्जेक्ट अपना पढ़ाता था, 10, 15, 20 बच्चे जो भी पढ़ते थे। अभी वो सारे सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई। इंस्टीट्यूशनलाइज होने की वजह से इतना हमारे को खर्चा हमारे को बढ़ गया है। दूसरा ये है कि इसके भीतर से जो हमारे को जो हम बीमार होते हैं, तो बीमार होने के लिए जो वैद्य था, वो अपना लोकल जो वहाँ पर जो कुछ भी अवेलेबल थे, मिनरल्स है या अपने जो हर्ब्स है, उसके भीतर से ले करके दवाई बनाते थे और दवाई हमारे को देते थे। उस ज़माने में दवाई बेचना जैसे पाप समझते थे कि भाई हम किसी हम सेवा कर रहे हैं। पर अभी जो दवाई का जो है, ये पूरा फार्मास्यूटिकल्स का वो भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। सब जगह में हॉस्पिटल खुल गए और बड़े बड़े लोग जो है, इसके भीतर से सब मल्टीनेशनल कंपनी का कब्जा एजुकेशन में भी हो गया, मल्टीनेशनल कंपनीज का कब्जा मेडिकल के ऊपर भी हो गया है। और वो जो आज ये जो व्यवस्था जो चल रही, पुरानी जो हमारी जो व्यवस्था जो चल रही थी, हमारे पास जो इकोनॉमिक्स जो लोग आए इसके बीच में, लगभग अपने अंग्रेज़ों के आने के बाद में जितने इकोनॉमिस्ट आए, ये लोगों ने अपने हार्वर्ड में क्या होता है, विस्कॉन्सिन में क्या होता है, ऑक्सफोर्ड में क्या होता है, बाकी सारी दुनिया के भीतर से जो उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके वो जो कट एंड पेस्ट किया है। बाकी ये नहीं देखा कि मैं गांव में रहता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, हमारे लोगों की ज़रूरत क्या है, हमारे लोगों को कैसे एजुकेशन होना चाहिए, हमारे लोगों को कैसे हेल्थ होना चाहिए, हमारे लोगों की लिविंग कैसी होना चाहिए, कैसे हमारे को एग्रीकल्चर होना चाहिए। अभी आज अपना मोदी जी बोलते हैं कि आप मिलेट्स का आप उपयोग करो। ज़माने से हम लोग अपना जौ का उपयोग करते थे, हम लोग उसके लिए नाचनी का उपयोग करते थे, बाजरे का उपयोग करते थे, मकई का उपयोग करते थे, गेहूँ का उपयोग करते थे, चावल हम लोग अपना लगाते थे। मगर जितनी भी चीज़ों का हम उपयोग करते थे, वो सारी चीज़ों का उपयोग अभी फिर से वापस आ रहा है। पहले तो नहीं था, मगर ये पूरा जो समय निकल गया तो उसके भीतर से तो महंगाई बढ़ेगी। अभी शुगर का जो मैंने आपको बताया कि पहले क्या था, जब ये गन्ने को जब हम लोग उसमें से रस निकालते हैं,
और रस निकलने उसके भीतर से 10% उससे रस निकलता है, 90% जो उसके भीतर से खाली ऊपर का छिलका रहता है जो किसी काम का नहीं रहता है। अभी हम लोग उसमें से ले करके जाते हैं हमें, और वहाँ पर जो फैक्ट्री के सामने जो है जा करके लाइन लगाते हैं। एक तो ओवरलोडिंग गाड़ी चलती, रोड ख़राब होती, जो ट्रक के भीतर से ओवरलोडिंग होती है कि 10 टन की जगह 20 टन ले करके जाते हैं, वहाँ पर 8 दिन 10 दिन खड़े रहते हैं। फिर वो फैक्ट्री वाला उसको लेता है, फिर वो लेकर के जब उसको जब वो भी क्रशिंग करके तो निकालना तो जूस को ही है, और बाकी इसके पास से जो बच जाता है उसको वो बॉयलर के जैसे जला देता है। तो उन्होंने बोला भाई ये इसके करने के बजाय अगर जो पहले हम लोग जो गुड़ बनाते थे, तो गुड़ बनाते में क्या करते थे कि खाली जो अब गुड़ बनाओगे तो रस से ही गुड़ बनेगा ना, मगर बाकी उसके भीतर से जो छिलके बाकी जो चीज़ें निकलती है उसको फर्टिलाइज़र के जैसा, बाय फर्टिलाइज़र जैसा हम उसका क्यों नहीं उपयोग करते हैं। जितने फ्यूल यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा तो अगर काम में लगेगा। गन्ने के खेत में गन्ने का ही निकला हुआ चीज़ अगर साथ में रहेगी तो गन्ने को ज़्यादा फायदा होएगा। और जो गुड़ बनाने वाले लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, वो लोग हज़ारों करोड़ के सैकड़ों करोड़ को लेकर इंडस्ट्री नहीं लगाते, मगर वो लोग उसके भीतर से जो गुड़ बनाते हैं, अभी गुड़ बनाने वाले लोग जो किसान आते हैं उसको रोकड़ा पैसा भी देते हैं, भट्टी लगाते हैं, इस पहले से लोग अपना जो लगाते हैं उसके भीतर से लोग उसको छाननी करते हैं। वो भी आपको जो ताजुब होगा कि लोग गुड़ को छानने के लिए जो यूज़ करते हैं उसमें जो हम लोग जो भिंडी खाते हैं, ऐसे जंगली भिंडी आती, उस जंगली भिंडी से वो लोग किसकी सफाई करते हैं और फिल्टर करके गुड़ बनाते हैं। और अभी भी जो गुड़ के भीतर से जो डायबिटीज़ की बीमारी है, गुड़ खाने से डायबिटीज़ की बीमारी नहीं होती या बहुत कम होती। आज सारे लोग यही कहते हैं बोले भाई गुड़ खाया करो, कोई नहीं बोलता कि आप ये शुगर खाया करो, क्योंकि शुगर को जितना ज़्यादा शुगर को उस ज़माने में क्या था, लोग मिश्री ज़्यादा खाते थे जो बड़े शुगर के बड़े क्रिस्टल से। अभी धीरे धीरे हमने क्या किया कि उसको जितना पतला जितना शुगर रहेगी उसका हम शुगर को लेते हैं, और फिर उसको हम लोग जो बेचते बोले भाई D30 है, ये डिग्री वो डिग्री है। तो ये जो करके जितना उसके भीतर से अब पूरा खाली ये है कि हमारे को काला या लाल हमारे को ऑर्डर नहीं देखना चाहिए, पूरा वाइट देखना चाहिए। अगर आप उसको पूरा वाइट अगर आप बनाने के लिए जाएंगे तो आपको केमिकल डालना पड़ेगा, और जो केमिकल से हम रिफाइनिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो केमिकल है वो हमारे को जा करके वो नुकसान करता है, वो हमारे हेल्थ के लिए बराबर नहीं। बड़े क्रिस्टल से अगर आप बनाते हैं तो हो सकता है कि आपको नुकसान नहीं रहे, मगर इन सब की कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं की, क्योंकि हम लोगों ने खाली फॉरेन की हमने नकल की। अगर आप निकाले कि भाई मिश्री खाने वाले लोगों को कितने डायबिटीज़ हुई, उसके भीतर से गुड़ खाने वालों को कितने लोगों को डायबिटीज़ हुई, शुगर अगर बगैर केमिकल के अगर आप लेते हैं या कम केमिकल का लेते हैं तो कितने लोगों को डायबिटीज़ हुई, ये एकदम फाइन शुगर हम लेते तो हमारे कितने लोगों को डायबिटीज़ हुई, इसकी तो कोई कंपैरेटिव स्टडी हुई नहीं। ये बाहर के लोगों लोग स्टडी करते हैं, हम लोग खाली उसको फॉलो करते हैं। पहले बोले डायबिटीज़ का बोले अभी 150 तक रहेगा नॉर्मल है, फिर वो बोलेंगे नहीं अभी 150 नहीं 120 से रहेगा तो नॉर्मल है, फिर बोलेंगे नहीं अभी 100 तक रहेगा तो नॉर्मल है। तो धीरे धीरे वो घटाते जा रहे हैं, और इसके हिसाब से हमारे को डिक्लेयर करते हैं कि साहब हमारे पास हुई तो उसको तो डायबिटीज़ हो गई, क्योंकि 150 के हिसाब से हुई, 120 के हिसाब से हुई, 100 के हिसाब से हुई। तो कोई मापदंड हमने नहीं किए, मापदंड हम फिक्स नहीं करते। उसके बाद में फिर मेरा ये कहना है कि ये जितने भी जैसे मान लीजिए जब बोलते हैं राशन गवर्नमेंट दे रही है वो बराबर दे रही है, क्योंकि राशन के भीतर से देखिए अभी ये अपनी जो स्टेट है ये अपनी वेलफेयर स्टेट है, जिसके इधर पब्लिक का हक है। उसके ये नहीं कि खाली आप 5 स्टार होटल में चले जाओ, खाली अमीरों का हक नहीं है। जो 80 करोड़ लोग जिनको क्या जो आप राशन देते हो, तो जो 80 करोड़ जो वो तो सामान्य पब्लिक है, आज वो लोग तो 5 स्टार होटल में नहीं जाते। हम लोग तो अपने सामान्य अपने घर में अपना खाना खाते, खाना बनाते, तो उनका इंटरेस्ट तो देखना सबसे पहले है। बाकी आज जो राजनेता है, बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग कैसे ढंग से पैसा कमाते हैं, क्या करते हैं, वो एक अलग बात है। मगर वो लोग तो अमीरों के श्रेणी में गिने जाएंगे, वो कौन सा हम लोगों के श्रेणी में गिने जाएंगे। जो आदमी अपने हाथ से जो आदमी मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, जो पसीना गिराता है, उसको डायबिटीज़ बहुत कम होती है। डायबिटीज़ होती है लोगों को जो खाली बैठ करके इधर उधर पर जो बाकी अपने टेबल में काम करते हैं, या बाकी इधर उधर पर दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, मगर ये काम अपन नहीं करते। पहले के ज़माने में लोग अखाड़े में जाते थे, पहलवानी करते थे, या कुछ भी की बस नहीं मिलती थी
ट्रेन नहीं मिलती थे, लोग चल करके जाते थे। आज तो ये कि आज आप कहीं भी जाएंगे, अगर 5 से 10 किलोमीटर भी अगर आपको जाना है तो सवेरे से लेकर के शाम तक वेट करेंगे। जब तक बस नहीं आएगी तब तक हम चल करके नहीं जाएंगे, जब बस आएगी तब हम चल करके जाएंगे। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी किधर रही? तो चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही है। फिर बहुत सारी जो हमारी जो चीज़ें निकाली लोगों के ऐसा लोगों को जोड़ने की, तो जितना अपन इसके भीतर से अपन ये ध्यान देंगे कि हमारे पर्यावरण ने भी हमारे प्रैक्टिसेस क्या थी और इसके भीतर से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि उसको हम अडाप्ट कर सकते हैं। जो वर्तमान में सारी चीज़ें आई वो तो गलत नहीं आई, मगर वो एक अपने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आई। आज अमेरिका के भीतर भी आज ये सारी की सारी जो जितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे बिदेश साहब आए, क्लिंटन साहब आए या जो भी आए, वहाँ की क्योंकि आर्मी की इंडस्ट्री सबसे मजबूत। जब तक हमारा आप लड़ेंगे नहीं तब तक कौन किसको छोरा मैं अगर छोरा बनाता हूँ तो आप छोरा खरीदोगे क्या? मैं तलवार बनाता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको गोली मार दूँगा, मैं आपको तलवार मारूंगा, आप क्यों तलवार खरीदोगे, आप क्यों पिस्तौल खरीदोगे? तो जब तक आपस में आप लड़ेंगे नहीं तब तक वैसे तो ये आर्मी इंडस्ट्री चलेगी कहाँ से? तब बंदूक खरीदेगा कौन, छोरा खरीदेगा कौन, तलवार खरीदेगा कौन? और ये बड़े जो तोप ये वो दुनिया भर की जो चीज़ें चलती है, तो ये सबसे बड़ी आर्मी इंडस्ट्री जो अमेरिका की और पूरी वहाँ की जो इकानमी है, एक तो आपके ये आर्मी इंडस्ट्री के ऊपर है। जब तो लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, हम तो इसको भी सामान देंगे, उसको भी सप्लाई देंगे, बोले सही है खरीदना है, बोले आपको बोले इससे बढ़िया आपको खरीद दे, फिर वो सही खरीद लिया, उसका बढ़िया मैं आपको देता हूँ पहला। दूसरा उसके भीतर से दूसरी वहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है अपने इसके फार्मास्यूटिकल्स की, कि इसके भीतर से जब तक हम आप बीमार पड़ोगे नहीं और जब तक पूरा हम उसके एनालिसिस हम करेंगे नहीं, अरे नहीं आपको ये बीमारी, ये तो आपको नक की बीमारी, ये तो आपको पैर की बीमारी, तो आपके पेट की बीमारी, ये तो पूरी जो इंटेस्टाइन, नहीं तो अपर इंटेस्टाइन की बीमारी, तो लीवर की बीमारी, ये सब जहाँ तक आप डायग्नोज करते हैं वहाँ तक बराबर है। मगर पूरा जो मेडिकल में जब आप MBBS में भी अगर आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको फार्माकोग्नोसी पढ़ाते हैं। जो आप फार्माकोग्नोसी पढ़ाते हैं तो फार्माकोग्नोसी क्या है? हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट के भीतर से उसका हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और एक्सट्रैक्ट निकाल करके हम देते हैं। जब आगे जब समय निकलता है तो बोलते हैं अभी बोले इतना प्लांट की इतनी मगजमारी क्यों करने का? इसके बजाय जब अपने कोयले के भीतर से ये जो पेट्रोलियम आता है, पेट्रोलियम क्या है? वो तो किसी ज़माने में जो हमारे जो जंगल थे वही अपने ज़मीन में दब गए और उसके भीतर से पेट्रोल बन गया। तो हमें पेट्रोल से या कोयले से भी अभी अपन ने निकालना चालू किया नहीं है, मगर वो दोनों का जो प्रॉपर्टीज मोरलेस है सेम। उसके भीतर से तो फार्माकोग्नोसी जैसा पढ़ते वो तो हमने साइड में रख दी। अभी हमने कहा कि इसके सिमिलर अपन कैसे निकाले और पैसा ज़्यादा अपन कैसे कमावे, तो उसके लिए हम ये कोल इंडस्ट्री के भीतर या पेट्रोलियम इंडस्ट्री के भीतर चले गए कि इसके भीतर से अगर हम जाएंगे तो अभी मान लीजिए जो वैद्य देते थे वो आपको जो दवाई देते थे उसमें 5, 7, 10 चीज़ें वो लोग मिश्रण करके देते थे। अभी मिश्रण करके देते थे कि अगर मान लीजिए किसी एक मेडिसिन का उसका इल इफेक्ट होता है तो दूसरी मेडिसिन उसको न्यूट्रलाइज कर देती। तो ऐसे उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया कि भाई सब चीज़ें आपस में दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देवे और अलग अलग चीज़ों के लिए होते थे अपार्ट फ्रॉम सर्जरी। तो अभी वो सब जो वो तो सारी चीज़ें हमने भूल गए। जो लोग फार्माकोग्नोसी MBBS में अभी पढ़ते वो भी हम भूल गए। अब जहाँ तक सर्जरी का सवाल है तो सर्जरी का जो है अभी मान लीजिए एक नर्स है, आज अगर मान लीजिए वो हॉस्पिटल में काम करती है, नर्सिंग होम में काम करती है, 15-20 साल के बाद वो रिटायर हो जाती है। रिटायर हो जाती है तो उसको नहीं मालूम कि किसको कौन से मेडिसिन देना है या कैसे सर्जरी करना है। उसको हम एक RMP के जैसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के जैसा हम क्यों नहीं रिकग्नाइज करते? जिन्होंने 20 साल तक उन्होंने वही काम किया है मरीजों के बीच में, या तो इंजेक्शन लाए है, दवाई दी है, तो उनका मान भाई बुखार हो तो क्या देना है या किसके भीतर से कौन सी दवाई देने का है। तो जो लोग उसके भीतर से जानते हैं, जानकार हैं, वो लोगों को तो हमने साइड में रख दिए। अभी नए लोगों को हम ट्रीट कर रहे हैं, नए लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, बराबर है। मगर पुराने जो नर्सेज को भी तभी अगर हम साथ में लें तो आज हमारे पास है डॉक्टर्स की समस्या बहुत कुछ रिड्यूस हो जाएगी एक्सेप्ट सर्जरी। क्या कि देखिए लोग माइनर सर्जरी वो लोग कर सकते हैं क्योंकि वो जो भी नर्सेज बनती है तो उनका पूरा जो ट्रेनिंग है उनका जो पूरा अपने पूरे शरीर के बारे में बताते हैं कि हमारे कौन सी नस कहाँ गई, आर्टरी कहाँ पर गई, अपने हमारे बोन्स कहाँ पर, तो पूरा स्ट्रक्चर उनको मालूम।
और कौन सी चीज़ कैसे अफेक्ट करती, तो उनकी ज़िंदगी वहाँ पर गई। तो वो लोगों को भी अगर हम साथ में लेंगे तो हमारे को कम से कम फिजिकली उनको जो ट्रीटमेंट देने में, मेडिकल ट्रीटमेंट देने में ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। सर्जरी की बात एकदम इसके लिए अलग है, क्योंकि सर्जरी के लिए हमारे यहाँ पे जो लोगों ने चालू किया था अपना सुर के ज़माने में, उस ज़माने में जो चालू किया था, मगर अभी इसमें से लेकर कर अभी तक देखिए जहाँ पर सैकड़ों साल बीत गए, तो उसके भीतर से तो हमने रिसर्च हमने कहाँ करी। हम लोग तो खाली बैठ के वैद्य जी के पास जाएंगे, जो हमको पुड़िया दे देंगे, पुड़िया खाएंगे, ठीक हो जाएंगे, नहीं ठीक है तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। एक ज़माने में डॉक्टर तो 2 रुपये चार्ज करता था, कई डॉक्टर रहते थे तो 8 आने लेते थे। अभी 8 आने क्या होता है, आज तो लोग आने को ही अमूल्य है, अभी 2 रुपये का कोई इसका कोई वैल्यू नहीं है। मगर वही ट्रीटमेंट, वो जो चीज़ें हैं, आज हम लोग उसी के भीतर भी हम किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, आज हम के 200 रुपये 500 रुपये देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो पुराने से हम सीख सकते हैं, जो कि तो उसके भीतर से ये जो बड़ी बड़ी ये जो लॉबी जो बन गई है, चाहे इसकी वो आपके फार्मास्यूटिकल की लॉबी हो, चाहे आपके आयुर्वेद से इसके एक इसकी हॉस्पिटल की लॉबी हो, चाहे आपके इसके आर्म्स की लॉबी हो, ये जो बड़े बड़े लोगों की जो एजुकेशन की लॉबी हो, ये सब हम लोग को लॉबी का हम लोग शिकार जाना है। तो हमारे बड़े बड़े जो इतने जो बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं, इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, अगर वो लोग थोड़ा उसके बारे में अगर वो सोचे कि भाई पहले आप ज़मीन तो देखो कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, हमने कहाँ पर गलती करी, कहाँ पर नहीं किया है। कब से हमने अंग्रेजी में पढ़ना चालू किया, जब से अंग्रेज आए। लोग के ज़माने में लोग बीमार नहीं होते थे क्या, कि हमारे बाप दादा बीमार नहीं होते थे। तो वो जब से इंसानियत चल रही है तब से आदमी बीमार हो रहा है, आज से तो नहीं हो रहे। फिर भी आज मान लीजिए करोड़ों की अगर आबादी हुई तो एलोपैथी के या बाकी जो लोग आए, जो मॉडर्न जो मेडिसिन आई है, मॉडर्न मेडिसिन आने के पहले भी लोग सैकड़ों साल से हज़ारों साल से तो हम जिंदा है, नए साल के हिसाब से तो हम जिंदा नहीं है। हमारे पहले हम लोग क्या लेटर से करते थे, आपस में मल्ल युद्ध करते थे, फिर वो सब जो चलेगा अभी हम बंदूक से करते। तो ये सारी जो चीज़ें जब आपके फायर आर्म्स आए, हिंदुस्तान में फायर आर्म्स नहीं थे, न महाराजा रणजीत सिंह जब आए उसके बाद में उन्होंने बाहर के लोगों को, उन्होंने फ्रांस के लोगों को बुलाया, फिर लोगों ने गोला बारूद चालू किया। उसके पहले कौन सा गोला बारूद थे। तो धीरे धीरे बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि हम लोग आपस में लड़ेंगे नहीं तो हमारे खरीदेगा कौन। आप बीमार पड़ोगे नहीं तो आप खरीदोगे कहाँ से। हम लोगों का नहीं रहेगा तो बाकी आप इससे आप डायग्नोस्टिक के लिए आप क्या करेंगे। आज हज़ारों करोड़ में जितने बड़े बड़े लोग आकर के आज भी हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भले साहब ये कंपनी ने 1000 करोड़ में इसको डायग्नोस्टिक खरीद लिया, उसने 500 करोड़ में खरीद लिया, इसने 2000 करोड़ में खरीद लिया। तो अभी ये सब लोग क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलता है। जनसेवा के लिए तो नहीं खरीद रहे कि इसकी वजह से मैं 1000 लोगों को रोज़ मिले, मैं अपना मैं आई का मैं चेकअप करूँगा, मैं फ्री में मैं चश्मा दूँगा। फ्री में तो कोई नहीं देते। हाँ तो कहेंगे बोले भाई आपका आँख की जाँच करेंगे, कोई भी आप ट्यूशन के पास से जाइए, पहले आपके आँख आपके जाँच करेगा, फिर से लिख देगा कि आप क्या ये खराब है वो खराब है, आप ऐसा करो चश्मा ले लो। चश्मे वाले के पास से जाएंगे, बोले भाई देख आप फ्रेम पसंद करो। अरे भैया मेरे को फ्रेम पसंद करके थोड़ी मेरी आँखें ठीक होने वाली है, कोई भी फ्रेम हो। बोले नहीं बोले अभी हम देखते, बोले भाई चश्मे का क्या। आज भी आप कहीं भी जाएंगे आई चेकअप करने के लिए, तो आपको वो चार्ट के भीतर से आप देखिए आपको P बराबर दिखता है कि नहीं, N बराबर दिखता है कि नहीं, L बराबर दिखता है कि नहीं। अभी जो बाबा आदम के ज़माने में जो चार्ट बना, आज भी आपके जितने भी आई स्पेशलिस्ट है, आई सर्जन है, आज जो लोग उसी चार्ट का यूज़ करते जो 50 साल 100 साल पहले बना। तो आज हमने क्या देखा, कौन सा प्रोग्रेस हुई, सिवाय इसके कि हमने जो ज़्यादा हमने जो दवाइयाँ बना दी, कहाँ का हमने ऑपरेशन कर दिए, कॉन्टैक्ट लेंस हमने लगा दिए, पर उसके वजह से रियलिटी तो नहीं हुआ ना। मैंने तो सैकड़ों मैंने आई कैम्प किए चैम्बूर के भीतर से, तो खाली अपन चश्मा बेच रहे, फ्रेम बेच रहे, उससे तो कोई ठीक होता नहीं। अब अगर इसके कोई आपको कोई चश्मा देता नहीं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसे कि जिसके बारे में हमारे को फिर से विचार करना चाहिए। एक बहुत छोटी सी चीज़ है, यह क्या कि जैसे आप देखते हैं, आप वेल्डिंग करने के लिए आप जाते हैं, उसमें वेल्डिंग रॉड रहती है,
वेल्डिंग रॉड को जब आप लगाते हैं, जब उसकी वजह से जब डीए देते हैं या एलबीडी आप देते हैं, तो उसमें से स्पार्क निकलता है। स्पार्क निकलता है तो दो मेटल है, उसके भीतर से उसको अपना उसके जो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं या खोलते हैं इधर उधर। मगर वो जब आप करते हैं, मगर वो जो बनाने वाले जो कंपनी है हिंदुस्तान में 2-3 ही कंपनी, वो वाली कंपनी है जैसे 50 साल 100 साल पहले जब बनी है वही कंपनी बना रही है। ऐसा नहीं कि उसके भीतर से आज कोई 100 कंपनी हो गई, क्योंकि उसके भीतर से उसी से आपके वेल्डिंग रॉड बनेंगे, उसी से अपना ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं कि अपने जो चाकू उसकी भीतर से बोले साहब इसकी धार खलास हो गई, इसकी धार बनाने का है, तो अपन चलेगा भैया इसकी धार बना दो। कल अपन ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, अभी अपन लोग जो खाना खाते हैं ये थाली है, प्लेट है, और वो जाकर के जो कहते हैं बोले साहब इसको भीतर से वो स्टेनलेस स्टील का वो नहीं है, जो स्टेनलेस स्टील जो रियल वो चमकता नहीं है। तब हम जाएंगे तो जा कर के क्या कहेंगे, बोले साहब बोले वो स्टील लेकर के आए, मगर जो स्टेनलेस स्टील रहता है उसी का जो है अपने ये ब्रश रहते हैं, कार्बन ब्रश लगा करके पूरा सफाई करते हैं, और जो सफाई करते तब उसके भीतर से चमक आती है। जितनी आपने मोटर गाड़ी ये चलती है देखते हैं क्या सुंदर, क्या इसकी वजह से क्या बहने लगा है, क्या इसके अपने व्हील्स देखे क्या चमक रहे, ये सब क्या क्रोमियम है, प्लेटेड है, कोई इसके भीतर से स्टेनलेस स्टील कुछ नहीं है। मगर अभी वो उसके भीतर से प्रॉब्लम क्या है कि जितना निकलता है उसका जो धुआं निकलता है वो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। और कोई भी ग्राइंडिंग करने वाले लोग हैं, वो कोई रेगुलर मैंने बड़े बड़े लोगों ने भले ही लगाए हो, मगर ज़्यादा करके जितना काम होता है और झोपड़पट्टी में ऐसे वैसे छोटी मोटी जगह में करते हैं कि लोगों को मालूम नहीं पड़े कि हम क्या कर रहे हैं। और वो जितना उसका जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट तो निकाल कर कचरे में फेंक देते, और जो उसका जो वेस्ट जो निकलता है उसके भीतर से आदमी तो बीमार होता है, वो तो एक अलग बात है, क्योंकि वो तो सब जा कर के वो तो अंदर जा कर के जम जाता है। मगर बाकी जो हम जो फेंकते हैं वो भी डिज़ॉल्व नहीं होता है। ज़्यादा करके क्या करेंगे, आपने नाले में फेंक दिए, नाले में फेंक दिए तो वो चौक हो गया, क्योंकि उसको उठा करके दूसरा कुछ उसका यूज़ नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं, तो वो भी मैंने उनको लिखा भाई वो सब बनाने के लिए डाइक्रोमेट लगता है, क्रोमिंग कहलाता है। अभी हमारे घर में जैसा मान लीजिए कोई भी अपनी मान लीजिए आपका ये तो वाइट अपने को जो लगाते हैं ये अपने एसी है, भी एसी के भीतर भी जितने जो उसका फ्रेम है ये सब के भीतर सब पाउडर कोटिंग है। आज आप देखते हैं जितने घर बन रहे हैं सब घरों में चारों बाजू में उन्होंने प्लाट है, प्लाट के चारों बाजू में उन्होंने खड़े कर दिए कोटेड शीट के लिए, भाई फर्स्ट क्लास बोले ये कंपनी का बना, वो कंपनी का बना, क्या बढ़िया दिखता है, लाल दिखता है, नीला दिखता है, क्या है, मगर वो सारी की सारी कोटेड है, क्योंकि इसके तहत से कहाँ से कोटेड है, जिनका क्रोमियम और पिगमेंट। अभी जो पिगमेंट है वो नकली पिगमेंट, असली इसके भीतर से कुछ इसमें पेंट नहीं है, मगर चूँकि बाबा आदम के ज़माने से जो केमिकल हमने बनाए पेट्रोलियम से उसको ही हमने यूज़ किया पेंट बनाने के लिए। क्यों अपन नहीं यूज़ किया, क्योंकि हम लोग जो यूज़ करते हैं वो जल्दी सूख जाएगा। पहले हमारे यहाँ पर लोग क्या करते थे, कैसी पेंटिंग होती थी, या तो लोग क्या करते थे, क्या तो लोग अपना एक अपना ये कहता है रेजन आता है जो उसको चपड़ा बोलते हैं, या तो लोग उसकी पॉलिश करते थे, जो स्प्रेट आती है उसको मेथिलेटेड स्प्रेट बोलते हैं, उसको भीतर से डाल करके उसके वार्निश करते थे, अपने लकड़े वगैरह में होते थे। और दूसरा क्या था कि हमारे पास यहाँ पर एक तारपीन का तेल होता था, ऐसे कई जो है मैंने अपना पाइन ऑयल होता था, उसके भीतर से हम लोग जो है उसमें रंग डालते थे, और रंग डाल करके हम लोग जो पेंटिंग करते थे। अभी इसकी वजह से क्या था कि आपका जो लकड़ी का जो है उसकी बहुत दिन तक चलता था। अभी ज़्यादा चलता है, ड्यूरेबल चलता है, ठीक है कि नहीं, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं है, मगर ये कि भाई जल्दी सूखता नहीं है, जल्दी सूखना चाहिए, इसके लिए हम लोग पेट्राइथेनॉल और ऐसे जो अपने जो आर्टिफिशियल अपना जो केमिकल जो सॉल्वेंट्स है यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम बनाने के लिए हमारे को वो चाहिए। और एक बात, हम लोग जो साबुन अपन लोग यूज़ करते हैं, पहले के ज़माने में हम लोग क्या कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया से दूसरी जगह से मटन टेलो आता है, जो सुअर आता है, वो लोग वहाँ पर सुअर का वो लोग अपना पालन पोषण करते हैं, बड़े बड़े के अपना ब्रीडिंग प्लेसेस है,
और सूअर की चर्बी के भीतर जो उसकी चर्बी निकलती है उसको मटन टेलो कहते हैं। वो जो मटन टेलो आती थी, जब हम लोग जो कास्टिक सोडा वगैरह जो हम लोग जो बनाते उसको डाल करके जो साबुन बनता था, वो साबुन नहाने के लिए भी यूज़ आता था, और उसी साबुन को जो है उसी से हम लोग अपना जो है ये कपड़े धोने का काम करते थे। अभी धीरे धीरे जब लोगों ने कहा नहीं मटन टेलो चल रहा है, अरे नहीं यार ये तो बोले बराबर नहीं है, तो अपन ने क्या करा, बोले चलो अपन उसका अल्टरनेटिव निकालो। अल्टरनेटिव उन्होंने क्या निकाला, एक तो उन्होंने आपका एक सोडियम लॉरेल सल्फेट आता है, कि बोले अपने को फिर अपने केमिकल लेकर के आए, अभी हम केमिकल से बनाएंगे। तो अभी जितने जो लोग हैं, अभी जो चीज़ों को बाहर से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, अभी अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अगर ये लॉरेल सल्फेट इम्पोर्ट नहीं करेगी तो हमारे जो साबुन बनाने वाले कहाँ जाएंगे। मटन टेलो इसके लिए नहीं यूज़ करते कि वहाँ पर जो बहुत से जो मियाँ भाई है, अरे तो वैसे सब सूअर को यूज़ करते हो, सूअर की चर्बी यूज़ करते हो। उसके पहले जो व्हेल आती है, शार्क आती है, उसका वो लोग यूज़ करते थे। जो मसाला बनता है उसको लोग यूज़ करते थे। अभी वो व्हेल मसाला शार्क वगैरह तो गए, उसी का ऑयल आता था, शार्क ऑयल आता था, कर्ड लिवर ऑयल आता था, वो आदमी को बेनिफिट करता था। अब लोगों को लगा कि भाई ये समझो चला गया। अभी वो जो जा कर के हम लोगों को लगा कि भाई अभी मटन टेलो भी चला गया, अभी अपन क्या करें, तो लोगों ने पाम ऑयल का इम्पोर्ट करना चालू किया। अभी पाम ऑयल का जो इम्पोर्ट करना चालू किया, पाम ऑयल किस काम में आता है, यही आपके साबुन बनाने में पाम ऑयल यूज़ होता है। जो बेकरी के जो हम लोग जो पाव खाते हैं, रोटियां खाते हैं, उसके बीच अभी लोग अपने वो पाम ऑयल यूज़ करते हैं। अभी जो लोग पाम ऑयल को यूज़ करके पैसा कमाते हैं, हमारा तो पाम ऑयल इसके लिए लेकर के आते हैं कि एक ज़माने में हमारे यहाँ पर लोग कोकोनट ऑयल खाते थे, सरसों का तेल खाते थे, तीली का तेल खाते थे, और जो हम लोगों को जो खाने वाली जो चीज़ें हिंदुस्तान में मिलती थी उसकी जगह पे हमने ऐसी चीज़ों को इम्पोर्ट करना चालू किया जो हमारे हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं है। अभी जो लोग उसमें से जो बेकरी वाले जो पाम ऑयल यूज़ करते हैं, बिस्किट बनाने वाले यूज़ करते हैं, बड़े बड़े जो लोग उसको यूज़ करते हैं, जो मान लीजिए जो अपना साबुन बनाने वाले जो यूज़ करते हैं, वो तो उसमें से पैसा कमाते। गवर्नमेंट उनको इम्पोर्ट करके पाम ऑयल क्यों देती है? भाई तुम पैसा कमा रहे तो इम्पोर्ट करो। हिंदुस्तान का जो अगर साबुन बनाते बाहर आप एक्सपोर्ट करो। आज हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं, ये चाइना में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, चाइना के लोग ये करते हैं, चाइना के लोग ये करते, चाइना ने ये किया। सर हमारे बहुत सारे एक ऐसा वर्ग है जो चाइना से उनको बहुत प्रेम है। चाइना के लोगों का सबसे प्रिय भोजन क्या है? पार्क। पार्क हमारे पहले, अरे भाई सुअर के चर्बी पार्क, सप्रिय भोजन उनका पार्क। और जितने लोग हैं सारे के सारे लोग ऐसे बोल रहे भाई चाइना का ऐसा है। अरे भाई पहले जो आप ये तो देखो वो लोग खा क्या रहे हैं, वो लोग पार्क खा रहे हैं और अब उनके हम जी हुजूरी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में पार्क का उपयोग कभी नहीं हुआ। हम लोग अपने जो हम लोग बाकी चीज़ें हम लोग अपने यूज़ करते थे। अब धीरे धीरे अभी देखिए जो आप बोलते हैं जो महंगाई है, क्योंकि ऐसी जो चीज़ों का हम लोग इम्पोर्ट करते हैं जिससे कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ पर कैसा रेल बनता है। जैसे ओम प्रकाश अग्रवाल जी ने अपने सारे मुद्दों को कवर कर दिया, पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक और सारे मुद्दों पर एक नज़र डाली है कि आने वाले समय में हम पर्यावरण कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।